नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो भी हमारे एग्जाम है आने वाले, वहां पर ये महत्वपूर्ण जो 25 प्रश्न हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अपना सहयोग दें। और अब एक शुरुआत जीरो से लेकर बोलूँ मैं भारतीय संविधान की, जो हमारा पॉलिटिकल होता है उसकी जीरो से लेकर जो पॉलिटिकल पूरा खत्म नहीं होगा तब तक एक सीरीज जैसी मैंने कोशिश की है चलाने की। तो कोशिश जारी रहेगी, तो आप लोग जुड़े रहें इस यूट्यूब माध्यम के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये 25 प्रश्न है उसका पहला प्रश्न। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हमारा पूना समझौता हुआ था उसका मुख्य प्रावधान हमारा क्या था, या सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था। तो ये इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों, इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो पूना समझौता कब हुआ था, ऐसा भी बहुत बार परीक्षा में बन चुका है। तो पूना समझौता जो हुआ था हमारा वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हमारा यह समझौता हुआ था। अब यहाँ बात करते हैं, जब यह समझौता दलित वर्गों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल को समाप्त कर प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 करने और संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने के लिए हमारा ऐसा हुआ था। तो ये प्रश्न वैसे हैं कि सिंगल लाने में नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्रश्नों को ऊपर नीचे थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए। कोशिश जारी है, बहुत अच्छे आपको प्रश्न आने वाले एग्जाम में इस यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी लगता है कि ये हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठाएं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन सा की गई थी। तो जो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 हमारा था। तो इसका बी उत्तर हमारा सही होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी के द्वारा हमारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और ध्यान देना है, ऐसे अध्यादेश की जो अवधि थी मात्र हमारे 6 महीने थी। दो बातें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा ये प्रश्न हो गया कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई थी। और दूसरा प्रश्न कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो इसी के अंतर्गत हमारा हुआ था विभागीय प्रणाली का भी आरंभ। तीसरा हमारा प्रश्न है, बहुत रिपीटेड हमारा प्रश्न है, एग्जाम बार बार हमारा प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हमारा हुआ था। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका जो उत्तर हमारा वह है ए, 1773 में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 में कौन सा पारित किया गया था। और जिसका मुख्य उद्देश्य, आपको ध्यान देना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। यह भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की ओर पहला कदम था, जो कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए हमारा लाया गया था। तो ये कुछ बातें जब ये चलती हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण भी स्थापित हमारा किया गया था। और इसी में हमारे इस अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल भी कौन सा हमारा कहा गया था। इसके अलावा ध्यान देना है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जिसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, और अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स और लिमेस्टर और हाइट थे हमारे। बाकी बातें देखो होती रही, लेकिन इसी के लिए हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियों को दूर करने के लिए, या हम बोल सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी हमारा आया था। वो आया था 1781 में। तो ये कुछ बातें थी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर, जो एग्जाम में हो सकता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो हमारा अगला प्रश्न हमारा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह प्रश्न ध्यान देना आप लोग, ये जो 84 में हमारा एक ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था ना,
उसके बाद जो 1786 का एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये किताबों में बहुत कम होगा तो ध्यान देना, ये उसी के द्वारा हमारा हुआ था। मतलब क्या, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो अधिकार था वो हमारा कब मिला, तो 1786 का भी अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया था, तो ये वहां पर हमारा हुआ था। लिखा ना, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम द्वारा मुख्य रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और सर्वा के रूप में कार्य करने की शक्ति देने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिक सैन्य और प्रशासनिक अधिकार देने के लिए हमारा लाया गया था। और हमारा छठा प्रश्न है, थोड़ा सा ये अटपटा प्रश्न जैसा भी है, आप लोग थोड़ा समझने इस चीज को, कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त कौन सा किया गया था। तो जब हम बात करते हैं कि भारत की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, आपको शायद लग रहा हो कि यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थोड़ा सा अटपटे, हमने पहले ही बोल दिया, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर प्रश्न पूछने का शायद थोड़ा तरीका ये था कि महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता तो आपका जो हमारा उत्तर होता वो होता डी, 1858 का जो हमारा ये एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा कौन सा हमारा किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर मैं बोल दूं कि इसका जो सही हमारा आंसर होगा, एक इसका और भी हो सकता है कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 जो आया था, इसके द्वारा हमारे 28 अप्रैल 1876 में एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, जिसमें इनको केसर ए हिंद की संज्ञा दी गई थी, या इनको इससे सम्मानित हमारा कौन सा किया गया था। और इनको सम्मानित या सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था पूछेगा, सन पूछेगा प्रॉपर, तो होगा 1877। और यहाँ पर जो प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने वही प्रश्न आपको उठाया था, तो वहां पर ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो इसका आंसर था 1858, लेकिन ये था हमारा अधिनियम, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। शाही उपाधि अधिनियम 1876, डेट के सहित पूछेगा तो 28 अप्रैल 1876 केसरी हिंदी इनको जो उपाधि दी गई थी। और इनको कब घोषित किया गया था, वो तो घोषणा हुई थी 76 में, और इनको सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। यहाँ पर कुछ विस्तृत निर्णय है, तो वही देखो कि 1857 के विद्रोह के बाद हमारे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया को घोषणा के माध्यम से भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कौन से किया गया था, ये आप लोग इस पर ध्यान में देना। तो लिखा है मैंने, कोशिश की थी लिखने की, कोई बात नहीं। तो बात है अगला क्वेश्चन, हमारा 7वां प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो हमारा क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार था यह 1909 में आया था, और 1909 में आपने देखा होगा एक सांप्रदायिक निर्वाचन का एक नया रूप देखने में मिला था हमें, जिसके द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध कौन सा किया गया था। तो इसका सही हमारा आंसर होगा वो है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो यहाँ पर कुछ बातें जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो उद्देश्य था भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ये बहुत सारी बातें थी। और इसी के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो हम बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो को हम बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, इसके द्वारा हिंदू मुसलमानों में फूट डालो और राज करो की नीति को मजबूत करना हमारा था। तो ये तो चलो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न इसका सही उत्तर था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। और कुछ बातें थी यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको आप ज्यादा माइंड मत करना। अगला था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा कौन सा हमारा किया गया था। तो वही बात आ गई हमारा मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसका बी उत्तर हमारा सही था। और अगला हमारा प्रश्न है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, मतलब वही था कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम हमारा था, किस बात की व्यवस्था कौन सा की गई थी। तो वही बात आ गई हमारा, इसका जो बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक हमारा था लॉर्ड मिंटो 1909। ये वही बातें यहाँ पर कौन सा लिखी गई हैं। और लिखा नहीं कि 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे हमारे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, तो हम वही बात कर रहे हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, 10वां प्रश्न हमारा है कि मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें क्या था, मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हमारा हुआ है। तो यह है कि हमारा प्रांतों में
दोहरा शासन। इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वह है बी। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, थोड़ा मिस प्रिंट कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है देखो कि 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, इसका सार प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करना था। तो इसका जो सही हमारा था वो आंसर था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था। 11वां हमारा प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टफर्ड क्रिप्स। तो इसमें हमारा जो डी है वो नहीं थे, लॉर्ड एमरी। तो इसका डी इसका उत्तर हमारा सही है। 11वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ऐसा लोग देख रहे हैं कि आयोग बार बार ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्क्रांत प्रश्न। तो इसका जो हमारा देखो कैबिनेट मिशन योजना, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये कब आई थी? तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलो हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। देखो प्रांतीय समीकरण बिल्कुल ठीक है, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंडल बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान की स्वीकृति और गलत है, डी गलत है, और सी गलत है, और डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर हमारा होगा, मतलब जो इसका जो नहीं है वह है पाकिस्तान की स्वीकृति, बाकी तीनों हमारे होते हैं। 12वां प्रश्न है कि हमारा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक हमारा भारत का जो संविधान था यह 1935 के अधिनियम द्वारा हमारा चला था। तो इसका सही हमारा उत्तर होगा सी। भारतीयों को 13वां प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान देना कभी कि भारतीयों को जो 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपी थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सी, माउंटबेटन योजना के नाम से। और इसी माउंटबेटन योजना को हम 3 जून योजना के नाम से भी हम जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 14वां प्रश्न बहुत रिपीटेड प्रश्न हमारा कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यह इसका जो हमारा सीधे ए बी सी डी, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा है ए, लेबर पार्टी। 15वां प्रश्न हमारा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कौन सा किया गया था? अभी मैंने कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का अधिनियम, और केंद्र में द्वैध शासन हमारा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, और इसके तहत संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया था। और 16 हमारा प्रश्न है कि भारत में सचिन, सॉरी माफी चाहूंगा कभी कभी ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो भारत में राज्य सचिव का पद किसके द्वारा हमारा स्थापित कौन सा किया गया था, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, भारत शासन अधिनियम 1858। तो जो भारत में जो हमारा राज्य सचिव था, इसका जो भारत में राज्य सचिव का जो पद था यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा हमारा बनाया गया था। क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारा कौन सा लाया गया था। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि भारत के जो प्रथम सचिव थे हमारे कौन थे? तो वो थे हमारे लॉर्ड स्टैनली। 17वां हमारा प्रश्न है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है हमारा वह है ए, महात्मा गांधी। 18वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था हमारा? तो वही कैबिनेट मिशन हमारा 1946। तो इसका जो डी उत्तर हमारा क्या होगा? सही होगा। कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है कि हमारा भारत की संविधान सभा गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए किया गया था। और बाकी इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके इस अध्यक्ष हमारे अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और इसकी जो अगली बैठक थी फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे हमारे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे। तो लिखा था वो कैबिनेट का आधार, कैबिनेट मतलब जो गठन का आधार था वो कैबिनेट मिशन 1946 था। पहली बैठक जो बार बार एग्जाम पूछता है 9 दिसंबर 1946, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न हमारा कि 19वां, भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है कि, तो यह इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है M.N. रॉय के द्वारा। अगला है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। तो कुछ बातें यहाँ पर लिखा भी देखो, तो लिखा है कि संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को कौन सा हमारा दिया जाता है। और उन्होंने न केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, बल्कि 1946 में इसके उद्देश्यों का खाका भी प्रस्तुत किया, जिसने संविधान के निर्माण की दिशा तय की थी। और जो प्रमुख जो बात जो होती है, इसकी अवधारणा सबसे पहले M.N. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का जो विचार था प्रस्तुत किया था। और मूर्त रूप जो प्रभावी कदम था, उस नेहरू ने इसे व्यवहारिक और रचनात्मक रूप दिया था हमारा ना। और बाकी 1946 के द्वारा कौन सा गठित हुई थी। लेकिन संविधान सभा के शिल्पकार के रूप में भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, क्योंकि वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसीलिए इनको संविधान का जनक या शिल्पकार कौन सा हमारा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस वर्ष कहा था कि बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि कांग्रेस ने ऐसा कब कहा था कि जो भारत का संविधान बनेगा वह भारतीयों के द्वारा ही बनेगा, यहाँ पर बाहरी व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऐसा जो हमारे कांग्रेस के द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था सी 1936 में। अगला प्रश्न 22वां हमारा, तो माफी चाहूंगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जो 22वां हमारा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार कौन सा गठित हमारा की गई थी। तो वही हमारा में बोला था कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इसका सही हमारा उत्तर है हमारा डी। अगला हमारा प्रश्न है, देखो हाँ देखो बार बार ये टॉपिक आएगा कि देखो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ना, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोपर्ट क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर के नेतृत्व में कौन सा हुई थी। इसने एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना, संघ, प्रांतीय समूह, प्रांत और एक अंतरिम सरकार की सिफारिश की थी, जिसमें पाकिस्तान की मांग को खारिज कौन सा कर दिया गया था। तो कुछ मुख्य बिंदु थे इसके, तो बाकी मुख्य बिंदु क्या थे, होने को तो बहुत सारी बातें हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की मुख्य बातें थी। इसमें क्या था कि उद्देश्य भारत में संविधान सभा गठन करना और भारत की एकता को बनाए रखते हुए अंतरिम सरकार की स्थापना करना। इसके सदस्यों में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टोपर्ट क्रिप्स और एडमिनिस्ट्री के प्रथम जो लॉर्ड A.B. अलेक्जेंडर थे वो भी शामिल कौन सा किए गए थे। और त्रिस्तरीय संरचना संघ, प्रांतीय और प्रांत था। और संविधान सभा 389 सदस्यों की संविधान सभा का प्रस्ताव था, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से 93 देसी रियासतों से होने थे और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी। ऐसा प्रश्न हमारा पूछा गया था कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह कितने लाख की आबादी पर हुआ था। तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट का हुआ था। और पाकिस्तान की मांग की अस्वीकृति, मिशन ने मुस्लिम लीग को एक अलग पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी। तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है कि 10 लाख की आबादी और त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन था, संघ, प्रांत और कौन सा प्रांतीय समूह और प्रांत, ये बातें हैं महत्वपूर्ण। अगला है कि हमारा 23वां प्रश्न है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो यह घटकर रह गई थी हमारे 299। तो 299 इसका बी उत्तर हमारा सही है। और 24वां प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे हमारे। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वह है बी 70। और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव, मतलब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो देश के आज़ाद होने से पहले जो इनका जो हमारा निर्वाचन हुआ था वह हुआ था हमारे कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। इसका ए उत्तर सही है। बाद में हमारा हुआ था इनका मुंबई से हमारा हुआ था शायद, तो जो भी है, तो फिलहाल इसका जो हमारा उत्तर है वह है ए, पश्चिम बंगाल। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो ये शुरुआत थी, थोड़ा सा प्रयास चल रहा है, तो प्रयास चलते चलते कभी बीच में हम लोग बहक जा रहे हैं, तो लेकिन माफी चाहेंगे आपसे, एक बार फिर से शुरू किया है, तो बस बनते रहेंगे। पूरा भारतीय संविधान इसमें हमने निपटाने की कोशिश की है, ऐसे एक एक टॉपिक लेकर। तो अगला जो टॉपिक आएगा उसके लिए आप तैयार रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।